असल में ऐसे जब जुटान होते हैं तो आपका फोकस ये होता है कि कैसे आप क्लटर को एक तरफ करें, कैसे जिन मुद्दों पर बहुत ज्यादा मतभेद हैं उनको कहीं किनारे ले जाएं और उनके बीच में से इनरोड्स बनाते हुए अपने हित की बात को मनवा लेने के लिए आप अपनी कोशिशें उसमें करते हैं। क्या यहां पर यह बड़ी दूर की कौड़ी होने वाली है? जो तय है वो लगभग तय है, उसमें कुछ ज्यादा कर पाने की गुंजाइश नहीं है, या वाकई जब दोनों मिलेंगे बात करेंगे तो कुछ चौंकाने वाला प्लेजेंट सरप्राइज जिसको कहते हैं वो भी हो सकता है? आलोक पुराणिक जी। देखिए, ट्रंप साहब के साथ अगर डीलिंग का आप स्टडी करें पिछले कई महीनों की, तो ट्रंप साहब क्या कह के जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे इसको आप बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। एक्शन ट्रंप साहब क्या करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्शन जो मुझे समझ में आता है कि इससे आप कोई बहुत उम्मीद लगा के ना चले, क्योंकि मैं आपको बताऊं कुछ दिन पहले यही बयान आया था कि इंडो यूएस का ट्रेड डील 99% हो चुका है, 1% बचा हुआ है। वो 1% कई महीनों से बचा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ग्राउंड रियलिटी इकोनॉमिक्स की होती हैं, वो तय होती हैं नीचे से कि आप क्या दे रहे हो, हम क्या ले रहे हैं। ट्रंप साहब विश्व की वो पावर है जो दुनिया भर से लेना तो चाहते हैं, देना कुछ नहीं चाहते। ट्रंप साहब चाहते हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े सेठ भी हों और सबसे बड़े डॉन भी हों। अभी डॉन और सेठ एक साथ बनकर आप नहीं चल सकते। लेकिन ये डॉन सेठ के बीच में सर, ये जो G7 के जरिए पूरी दुनिया में डॉलर रिलेटेड सिस्टम को इम्पोज्ड और रीइंफोर्स और मजबूत करने की जो कोशिश होती है, इधर ब्रिक्स की तरफ से जो कोशिशें चल रही हैं कि डॉलर के अलावा और क्या क्या तरीके वैकल्पिक हो सकते हैं और आईएस को चैलेंज दिया जाए वाली बातें जो कोशिशें चल रही हैं, एक्चुअली कौन सी कोशिश ज्यादा मजबूत आपको दिखाई दे रही है? देखिए, कुल मिलाकर जो आर्थिक विषयों की कोशिशें होती हैं, विचार से लेकर ग्राउंड में आने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन 3 महीने में एक बात पक्के तौर पे हो गई है, पूरी दुनिया में सिवाय कुछ देशों को छोड़ के कोई देश अभी यूएसए पे एतबार नहीं करता। तो डॉलर पे एतबार नहीं बचा। अभी येन केन प्रकारण पीछे से आगे से रास्ते निकाले जा रहे हैं भैया कि डॉलर के अलावा हम क्या काम कर सकते हैं। ये विचार ऐसा है, इसे आने में कम से कम 5-7 साल लगेंगे। लेकिन अगर आप गहराई से स्टडी करें, वो चाहे ब्रिक हो, वो चाहे G7 हो, ये सब कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन, भाई डॉलर के अलावा और कैसे हम बात कर सकते हैं, इसकी बात अब बहुत ज्यादा सीरियसली होना शुरू हो गई। इसकी बात बहुत सीरियसली होनी शुरू हो गई है। ट्रस्ट डेफिसिट एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है और आज के दौर में ट्रंप की सदारत में अमेरिका, ये ट्रस्ट डेफिसिट की खाई और भी बहुत बड़ी है। तो विद इन द G7 अमेरिका और उसके साथ जो लोग जो कंट्रीज जिनके नाम लिए जाते हैं, भारत तो आप जानते हैं एक इनवाइटी है, एक अतिथि है, लेकिन भारत का 13वीं बार बुलाया गया है भारत, और 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर गए। 13 बार वहां G7 में भारत को आमंत्रित किया जाना। अगर आपको अपनी इकोनॉमी दौड़ानी है, चलानी है, तो जाहिर है भारत कंजम्पशन, भारत की जनता का, भारत के लोगों को, यहां की डेमोग्राफी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे में भारत का कहा हुआ, आप कितने भी नॉनसेंसिकल हों, लेकिन अगर भारत कुछ कह रहा है तो क्या उसमें आपको संजीदगी रखनी पड़ेगी? अगर आप डोनाल्ड ट्रंप हैं तो उसको भी नजरअंदाज कर सकते हैं, ये समझने की कोशिश मैं करूंगा। और सिंघल साहब, ये इसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं। हाँ, देखिए, बात यह है कि भारत, जैसा कि आपने कहा कि भारत को 13वीं दफ़ा G7 की समिट में बुलाया गया है और ये 9th कंसेक्यूटिव टाइम है, लगातार है कि 9वीं दफ़ा जो है भारत को बुलाया गया है। तो उसके कारण हैं क्यों बुलाया गया है, जैसा कि आपने अभी बताया भी आप डिस्कशन में कि भारत सबसे बड़ी जो है मार्केट है, और दूसरा यह है कि भारत की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत बढ़ती जा रही है। और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो बयान आपने अभी बताया, इम्पैक्ट और आईमैक के बारे में बात की और ग्लोबल स्किल पार्टनरशिप की बात की, कि उसमें आप से देखिए कि जिस चीज की इस दुनिया को इस वक्त आवश्यकता है, एक जो ये है कि भाई स्किल, जो लोगों जो जिसमें काम करने की क्षमता है, उन लोगों को हम एक बैंक बनाया जाए, उनकी मोबिलिटी अलाउ की जाए, जो कि कुछ देश नहीं कर रहे हैं कोशिश, उसके बारे में उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, जो कि अब कुछ देशों ने कोशिश क्या किया है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन का सिस्टम बना हुआ था उसको पूरी तरह से तोड़ दिया है।
और उस पर मोनोपोली करी है, मोनोपोली करने की कोशिश करी जा रही है। कानून तक वहाँ बनाए जा रहे हैं कि भाई आप जो है प्रोडक्शन की जो फैसिलिटी वहाँ पर नहीं वहाँ से शिफ्ट नहीं कर सकते, आप जो है कुछ चीज़ों को वहाँ से उनके यहाँ से उनकी मर्जी के बिना नहीं भेज सकते, उनको लाइसेंसिंग किया जा रहा है। तो उस वक्त में ये कहना प्रधानमंत्री मोदी का कि हमें ये कनेक्टिविटी और ग्लोबल ट्रेड को जो है फ्रीडम है वो हमें मेंटेन करनी है, तो वो एक रेनेसेंस एक सबके साथ में आई थिंक जो सोच है लोगों की उसको लेकर के हम चल रहे हैं। लेकिन सर ये दुनिया की ये जो समस्या है, अगर उनको स्किल्ड लोग चाहिए तो जाहिर है वो देखते हैं भारत की तरफ। भारत खास तौर से उन लोगों में से रहा है जिसने टैलेंट दुनिया को दिया है और जिसकी वजह से वो देश बने हैं। कई जगहों तो ऐसा कंट्रीब्यूट किया है हिंदुस्तानियों ने जी। लेकिन वहां ये दिक्कत भी हो जाती है कि ये आते हैं तो हमारे वाले रोजगार, ये दोनों दुनिया का बेहतरीन सुख जो बेस्ट ऑफ द बोथ द वर्ल्ड्स जो कहते हैं, ये जो लेने की कोशिश होती है। लेकिन वहीं पर एक और बहस है कि अगर ऐसा है तो कम से कम हम ब्रेन ड्रेन रोकें, ऐसे जो टैलेंट हैं वो हमारे यहां रहकर कंट्रीब्यूट करें और दुनिया में भारत को वहां ले जाने की राह बनाएं जहां से फिर जब भारत कहे तो और अच्छे से वो दुनिया सुने उसको। ये कैच 22 सिचुएशन है, इसका कोई इलाज है क्या? ये आपके पास आऊंगा। लेकिन नहीं, G7 समिट के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? ईरान जंग से सप्लाई चेन टूट चुकी है। उन्होंने कहा गरीब देशों पर जंग के सबसे बुरे असर देखने को मिले हैं। ग्लोबल साउथ के हक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार आवाज उठाते हुए कहा जंग का सबसे ज्यादा असर ग्लोबल साउथ पर दिखाई दे रहा है जो काफी समय तक बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कह रहे हैं तो जाहिर है ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज वहां गूंज रही है। लेकिन वहां पर इसको सुनने वाले वहां की जो ऑडियंस है, खासतौर से G7 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो इसको कैसे ले रही होगी? क्या उनको वाकई इस बात का कंसर्न है? क्या केवल एक उनकी इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए कंजम्पशन किधर से हो रहा है, वो दुनिया का वो हिस्सा होने के अलावा भी क्या सिग्निफिकेंस ग्लोबल साउथ का उनकी निगाहों में कोई है? जनरल कुलकर्णी, बिल्कुल बिल्कुल, आप मानिए ग्लोबल साउथ का एक नेतृत्व या जिम्मेदारी जो भारत को मिली है, और जिस प्रकार से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर 9 बार लगातार भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया G7 में, मोदी जी ने खुद 7 बार लगातार इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से रैपो उनका है हर एक के साथ, वो देखने को मिलता है। तो ये ज़रूर कोई शक नहीं कि इस ग्लोबल साउथ एक बहुत बड़ा तबका है, चाहे उनके पास उतना पैसा ना हो, लेकिन बहुत बड़ा एक कंज्यूमर का तबका है जो निर्भर करता है, उनकी खुशी बहुत ज़रूरी है। और उस बात की मान्यता और उसकी जिम्मेवारी जो मोदी जी को दी गई है वो बहुत ज़रूरी है। जिसका आपने देखा कि कोविड के वक्त सबको लगता था कि शायद सिर्फ ये पश्चिम देश ही हैं जो एक कोविड वैक्सीन कर सकते हैं। किसने बनाया? फाइनली भारत ने बनाया, भारत ने बांटा, भारत ने इस बात के सबको एक तरीके से विश्वास दिलाया कि आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। चाहे हमारा रंग ग्लोबल साउथ हो या ना हो, लेकिन हम ग्लोबल साउथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है। और विश्वास, आप देखिएगा सबके बीच में आज की तारीख में विश्वास नहीं है किसी में भी। ईरानियन क्या बोल रहे हैं जो हमारे साथ बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब हम तो इजराइल के ऊपर, USA के ऊपर विश्वास ही नहीं करते। विश्वास जो है, विश्वासघात भारत ने नहीं किया है, और एक बहुत बड़ी बात है।